सुनो। स्टार्ट है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उज्जवल प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म विवांता के मंच पे, जहां पे आज जीएस स्पेशल का जो बैच का डेमो चल रहा है उसी क्रम में मैं हूं उज्जवल प्रताप सिंह, जो कि मैं लूंगा आपके हिस्ट्री का क्लास। ओके, तो आज हिस्ट्री की क्लास होगी और डेमो क्लास होगी और टॉपिक जो है अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। टॉपिक कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लेकिन लोग कहते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही एक बोरिंग वाली टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप पढ़ के देखे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है टॉपिक बोरिंग नहीं है। कॉपी पे हेडिंग डाल देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसकी टाइमिंग है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हिंदी में भी लिख लेना मेरे दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, इस सभ्यता को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी बैकग्राउंड की भूमिका जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। इस सभ्यता को पढ़ने से पहले, हेलो लवली सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनु सिंह, राकेश राजपाल, गुड आफ्टरनून। सुदीप बनर्जी, गुड आफ्टरनून सर जी। ठीक है, चलिए। तो इस सभ्यता को पढ़ने से पहले इसकी बैकग्राउंड की भूमिका को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि एक विद्वान है, स्कॉलर है, जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। लिख लेना कहीं पे, चार्ल्स डार्विन। उसने किताब लिखी है, इस किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। उसमें वो कहता है कि इंसान जो है ना बंदरों से बना है, यानी कि बंदर से हम क्या हुए हैं, बने, इवोल्यूशन होकर के हम क्या बने हैं, जो है इंसान बने हैं। ठीक है, किस तरीके से बंदर जो है प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं, संघर्ष के बाद जो है धीरे धीरे मानव का रूप धारण करते हैं। इस क्रम में जब हम इंसान बनते हैं तो हमें चाहिए था अस्त्र और शस्त्र चाहिए था। तो विश्व में सबसे पहले, ध्यान से देखना, बैकग्राउंड बता रहा हूं भी, विश्व में सबसे पहले, ठीक है, जो मेटल यूज किया गया, जो धातु यूज किया गया मेरे दोस्तों, वो कॉपर था, तांबा। विश्व में सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया गया वो कौन सा था? तांबा था। लिख लेना, बहुत बार पूछा है, तांबा। उसके बाद तांबे के बाद कौन सा आता है? ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा। अभी इसकी भूमिका बता रहा हूं मैं, ठीक है, ब्रॉन्ज, कांसा। और उसके बाद फाइनली आता है आयरन। जैसा कि आप कल का मेरा क्लास अगर आपने लेक्चर और देखी होगी जो 7 से 9 था, तो मैंने बतलाया था कि किस तरीके से लोहा प्राप्ति के बाद जो है एक अलग ही प्रकार की क्रांति होती है, एक अलग ही प्रकार के साम्राज्यों का उदय हो जाता है ड्यू टू ओनली फॉर लोहा मिलने से। और लोहा पहली बार कहां से मिलता है? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिलता है। बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। तो लोहा मिलने से क्या होता है? एक प्रकार की नई प्रकार की रेवोल्यूशन होता है और नए नए साम्राज्यों का उदय होता है। तो उसी प्रकार से जैसे कि ये बैकग्राउंड है, भूमिका, तो हम बंदर से क्या बनते हैं? इंसान बनते हैं। और इंसानों के बाद हम क्या करते हैं? हमारी जो लाइफ थी ना बेटा, हम एक झुंड में घुमा करते थे, कबीले के रूप में झुंड में घुमा करते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे। इसे हम फूड गैदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड गैदरर की लाइफ कहते हैं। होता क्या है कि इस तरह हम जाते जाते आगे बढ़ते हम ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हम खाना बनाना जानते नहीं थे। प्रकृति के संसाधनों पे हम क्या थे? एक तरीके से डिपेंडेंट थे। प्रकृति के संसाधनों पे हम क्या थे? एक तरीके से डिपेंडेंट थे। जहां पे हमें फल फ्रूट्स जानवर मिल गए, वहीं पे हमारी झुंड रुक जाती थी और हम क्या करते थे? उस संसाधन का उपयोग करते थे। जैसे ही उस जगह पे संसाधन खत्म हो जाती थी, हम क्या करते थे? पलायन कर जाते थे दूसरे जगह पे, एक ऐसी जगह पे पलायन करते थे जहां पे फिर से हमें संसाधन मिले, और फिर वहां पे भी संसाधन खत्म होने के बाद आगे बढ़ते गए और हम कहां पहुंच गए? सिंधु नदी। कहां पहुंच गए? सिंधु नदी के मुहाने पहुंच गए। नदी, आप जानते हो कि नदी के आसपास की जो भूमि होती है कैसी होती है? फर्टाइल लैंड होती है। नदी से हमें पानी पीने को मिल सकता है। और सिंधु का क्षेत्र जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, आज तो खैर ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं है,
उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने यहाँ के वनों की कटाई कर दी, जिस वजह से यहाँ वर्षा क्या हुआ, कम होना शुरू हुआ। लेकिन जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्षा जो था 15 सेंटीमीटर हुआ करती थी, यानी कि बहुत अच्छी खासी वर्षा हुआ करती थी। और दूसरी बात है कि सिंधु नदी में हर साल बाढ़ आती थी। तो जब सिंधु नदी में हर साल जो बाढ़ आती थी मेरे दोस्तों, अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती थी। क्या लेकर आती थी? जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती थी। और ये मिट्टी क्या है, एक तरीके से फर्टिलिटी के लिए, उपजाऊ के लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां बस गए सिंधु नदी के घाटियों में, सिंधु नदी के पास की जो घाटियां होती थी, इंसान यहां बस गए। बसने के बाद जब इनको पानी मिल गया, यहां पे खेती करना इन्होंने शुरू किया, तो इस तरीके से इनकी जो आवश्यकता थी, ठीक है, वो आवश्यकता अब जो है एक जगह से दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं थी। अब यहीं पे इनको सारा चीज मिल रहा था, इस वजह से यहीं पे ये स्टे कर गए। यहीं पे जब ये रुक गए तो इन्होंने सभ्यता का क्या किया मेरे दोस्तों, निर्माण किया। इसी वजह से इसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम है मेरे दोस्तों। तो ये थी थोड़ी सी बैकग्राउंड जो मैंने बताया। अब आइए आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 शब्द मिलेंगे आपको, 3 शब्द मिल रहे हैं। कौन कौन सा? एक शब्द मिल रहा है सिंधु, दूसरा घाटी और तीसरा सभ्यता। अब सिंधु नदी का पहले हम विस्तार देख लेते हैं, कहां से निकलती है और कहां जाती है और कहां गिर जाती है। जैसा कि अगर मैप बनाओ, मैं काम चलाऊं तो चल जाएगा ना, काम चलाऊं मैप बनाऊं तो चल ही जाएगा, ठीक है। काम चलाऊं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे पड़ता है तिब्बत, ठीक है। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर, तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर, आप जानते हैं मानसरोवर झील है, वहां पे तीर्थ यात्रा भी है। तिब्बत से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। तिब्बत से नदी निकलती है और कश्मीर में प्रवेश करती है। कहां पे? कश्मीर में। किस जगह पे? दाम चौक। कश्मीर के दाम चौक नामक स्थान पे सिंधु नदी प्रवेश करती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर, तिब्बत से। और ये कश्मीर में लगभग 1140 किलोमीटर चलती है। कितनी? 1140 किलोमीटर चलती है। और उसके बाद ये जो है पाकिस्तान का क्षेत्र मेरे दोस्त, अभी हम सिंधु नदी का विस्तार देख रहे हैं, यहां से ये पाकिस्तान में एंट्री करती है। और जहां से जहां तक जाती है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सिंध का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का क्षेत्र। और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो सेटिस्फाई हो गया सिंधु, ठीक है। अब यही जो नदी है ना मेरे दोस्तों, यही जो सिंधु नदी है, इसी सिंधु नदी के आसपास जो घाटियां हैं, ठीक है, इसी घाटियों में रह रहे लोगों ने, इसी घाटियों में रह रहे लोगों ने, वैली में रह रहे लोगों ने क्या किया? सभ्यता का क्या किया? विकास किया। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो सुव्यवस्थित, व्यवस्थित, ठीक है, एक तरीके की जो ये सभ्यता थी, इसका क्या हो जाता है? पतन। क्या होता है? इसका डिक्लाइन हो जाता है। क्या होता है? इस सभ्यता का पतन हो जाता है। इस सभ्यता के बारे में जानकारी जानते हो कब पता चलती है? 1921 में। इस सभ्यता की पता हमें कब चलता है? 1921 में चलता है, जो कि इतनी पुरानी, हमारी भारत की पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका पतन हो चुका। और इसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल्य और आदर्श है ना बेटा, आज भी जीवित है। इनकी ही चीजों को हमने आज भी एडॉप्ट किया है, इनकी ही चीजों को आज भी हमने एडॉप्ट किया है। लेकिन हमारा आज जो दुनिया है मॉडर्न हो चुकी है, तो हमने इनकी ही चीजों को मॉडर्न टेक्निक में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, तो मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बात मिला है, महान स्नानागार मिला है। लेकिन महान स्नानागार मिला है, यानी कि ये लोग भी क्या करते थे? स्नान करते थे। आज कॉन्सेप्ट क्या है? स्विमिंग पूल का है। इनसे ही हमने लिया, लेकिन मॉडर्न टेक्निक में कर दिया और हमने गाना गा दिया, क्या? आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। ये थी थोड़ी सी बेसिक बैकग्राउंड के बारे में। दूसरा आप कहोगे सर, जो आप सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमिंग बता रहे हो 2500 से 1750, हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम सजेस्ट किया है, लेकिन ये टाइम जो है ना, कार्बन 14 पद्धति, जिसे इंग्लिश में कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं मेरे दोस्तों। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्बन 14, सॉरी, इंग्लिश में कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बन 14 पद्धति। इस पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता की क्या मिली है? टाइम पता किया गया। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइम सजेस्ट किया है। लेकिन ये टाइम जो है, गुड आफ्टरनून सर जी, ओके गायत्री, ठीक है, लेकिन ये टाइम जो है थोड़ा सा परफेक्ट माना गया है। और ये टाइम कार्बन 14 पद्धति, ये साइंस की टेक्नोलॉजी एक तरीके से, ठीक है, ये साइंस की एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, आप कहोगे सर ये डेट उल्टा क्यों चल रहा है? ये 2500 से 2700, 2800, 2900, 3000 ऐसे होना चाहिए, ये उल्टा क्यों चल रहा है? 2500, 1750 क्यों चल रहा है? तो मेरे दोस्त, एंशिएंट के जो डेट है ना, प्राचीन इतिहास के जो डेट्स है ना, वो डेट उल्टा ही चलते हैं। क्यों? ये भी देख लो ध्यान से मेरी बातों को। पहले बेसिक बातें जान लो, उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पे आते हैं। पहले बैकग्राउंड समझ लो, तब पढ़ने में मजा आएगा। क्या है कि देखो, एक लाइन बनाया गया है,
बीच में इसको जीरो डाल दिया गया है। हमारे इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? यहां से। इतिहास की शुरुआत हमारी इस लाइन पे यहां से होती है बिल्कुल। और आज क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। बीच में क्या है? जीरो। जीरो को क्या माना गया? ईसा मसीह का जन्मदिन। जीरो को क्या मान लिया गया? जैसे मैथ मानते हैं, जीरो क्या मान लिया गया? ईसा मसीह का जन्मदिन। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? यहां से होती है, ठीक है। यहां से और जीरो के बीच में, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जन्मदिन को क्या माना गया? जीरो माना गया है। ईसा मसीह के जन्मदिन को जीरो माना गया है। इस जीरो से पहले और इस इतिहास की शुरुआत के बाद इसके बीच में मेरे दोस्तों, इसके बीच में इतिहास में कोई भी घटनाएं अगर घटित हुई होंगी, कोई भी घटनाएं घटित हुई होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीसी बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे, हिंदी में ईसा पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। जीरो क्या है? जन्मदिन है, तो इससे पहले हो रहा है, इस वजह से इसे ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा पूर्व की जितनी भी डेट्स है ना बेटा, ये उल्टा चलती है, उल्टा चलती है। क्यों उल्टा चलती है? तो देखो, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी टाइमिंग है 2500 से 1750, यही है ना। तो उल्टा क्यों चल रहा है? तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ध्यान से सुनना, ये बातें जो बारीक है ना, हर कोई नहीं बतलाता, ठीक है। बस बोल बीसी ईसा पूर्व जो है एडी करके निकल जाता है, लेकिन थोड़ी सी कम समय में जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसे ज्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता। देखो, जीरो उल्टा इसलिए चलता है क्योंकि इतिहास की शुरुआत यहां से होती है। एक बार इसे घटते 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 कहां तक जाना है? जीरो तक जाना है, यानी कि 2500, 1750, 1500, 500, 400, 300, 200 और फाइनली जीरो। और इसके बाद बढ़ेगा 2018, 2019, 2020, 2021, ऐसे करके बढ़ेगा। तो ये कहलाता यहां से यहां तक के बीच में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद और 2021 से पहले अगर इसके बीच में इतिहास में कोई घटनाएं घटी हुई तो उसके डेट के साथ क्या लग जाएगा? एडी। और ये क्या चलेगा? जो है सही चलेगा, 18, 19, 20, 21 ऐसे करके चलेगा। आई होप जो है आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, ये बात। दूसरा, अगर हम बात करें कि इतिहास कहते किसको है, हिस्ट्री कहा किसे जाता है, तो देखो, इतिहास हम उसे कहते हैं कि पास्ट में घटी घटनाओं का, ध्यान से मेरे सुनना बातों को, अतीत में घटी घटनाओं का अध्ययन करना, और जो घटी घटनाएं हैं अतीत में, पास्ट में, उनका प्रॉपर एविडेंस होना, और उस एविडेंस का जांच इतिहासकारों द्वारा किया जाना। इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन द्वारा किया जाना। हिस्टोरियन किसे कहते हैं? कल के लेक्चर क्लास में मैंने बताया था कि दो जो रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, दैट्स कॉल्ड हिस्टोरियन। जो इतिहास में क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। जैसे साइंस में रिसर्च करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इतिहास में रिसर्च करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहास अतीत में, पास्ट में घटी घटना है, और उस घटनाओं का क्या प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। और उस एविडेंस का जो है कौन जांच करेगा, रिसर्च करेगा? हिस्टोरियन करेंगे। उसके बाद फाइनली रुक दिया जाता है इतिहास के पन्नों में। ऐसी हवाई की बातें इतिहास के पन्नों में नहीं जोड़ दिया जाता कि मेरे दादाजी, ठीक है, ऐसी कोई कह दिएगा कि मेरे दादाजी महाराणा प्रताप के जो है क्या हुआ करते थे? सेनापति हुआ करते थे और भाला चलाते थे, तो एक साथ बाहुबली की तरह जो है 10 लोग उड़ जाया करते थे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। प्रॉपर उसकी एग्जामिन किया जाता है। तो ये थी थोड़ी बेसिक बातें। अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? आईबीसी। अब मैं क्या बोलूंगा? आईबीसी बोलूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा? आईबीसी बोलूंगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसा कि अभी मैंने इतिहास का डेफिनेशन दिया, परिभाषा दिया कि अतीत में घटी घटनाओं का प्रॉपर साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य जुटाया कैसे जाता है? तो इस साक्ष्य को जुटाने का दो तरीका है। कितने तरीका है? दो तरीका। और दोनों तरीकों को क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के स्रोत कहते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। मैं सोच रहा हूं फटाफट इसको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पे आते हैं और क्या क्या चीजें मिली है उस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक को बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, एक को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? पुरातात्विक साक्ष्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और दूसरा बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत। दूसरे को क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत। इंग्लिश में लिख लेना मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। क्या लिखना? लिटरेरी सोर्सेस लिखते हैं। अब दोनों क्या तरीका है जो साक्ष्य निकालने का काम किया जाता है? ये जो है ना मेरे दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य, ये जमीन में दबे हुए चीजों को निकाला जाता है। मान लो कि 2000 साल पहले कोई काल चल रही थी, कोई सभ्यता चल रही थी, कोई संस्कृति चल रही थी, उसका पतन हो गया। पतन होने के बाद उनकी बनाई हुई चीजें जमीन के नीचे दब गई। उस
बाद में चल करके हमने क्या किया, मिट्टी को हटाकर चीजों को निकाला और उसे निकाल कर हमने क्या किया, प्रॉपर उसका टाइम पता किया, कार्बन 14 पत्ती से उसे हमने क्या किया, टाइम पता किया। ये वो तरीका है साक्ष्य जुटाने का, इतिहास का मेरे दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या है साहित्यिक स्रोत, तो ये विद्वानों द्वारा या राजाओं के विद्वानों द्वारा या स्वतंत्र विद्वानों द्वारा, ये जो विदेशी भारत आए उनके द्वारा लिखित रिटन रिकॉर्ड्स, लिखित दस्तावेज को क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। दो ही तरीका है जिससे इतिहास को हम क्या करते हैं, इतिहास के बारे में जानने का हमें मौका मिलता है मेरे दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ इनके द्वारा बनाई गई जो चीजें थी ना, ठीक है, उसे हमने जमीन से एक्सकवेट करके निकाल करके प्राप्त किया है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें लिखित दस्तावेज से प्राप्त नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है चीजें जो जमीन के नीचे दब गई हैं वही निकाल के हमने एग्जामिन किया है मेरे दोस्तों, और इससे हमने पता लगाया कि कितना एक अच्छा सुव्यवस्थित ये जो है सभ्यता थी, जिसके आदर्श और मूल्य आज भी जीवित है मेरे दोस्तों, आज भी क्या है, जीवित है। आप सब अच्छे से जानते हैं दिल्ली में कोरोना बढ़ चुका है, इस वजह से ना एसी चलेगी यहाँ पे, ना पंखा चलेगा, झेलना पड़ेगा हम ही को, क्योंकि भयंकर बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। अब देखो इसका एक डिपार्टमेंट है, कहोगे सर ये ढूंढने का काम कौन करता है, जमीन से इन चीजों को निकालने का काम कौन करता है, इसका एक डिपार्टमेंट है बेटा, उस डिपार्टमेंट का नाम है ASI। लिखना जरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी वाले लिखना भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, जो जमीन से दबी हुई चीजों को निकालने का काम करता है डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है मेरे दोस्तों, ASI है। गुड आफ्टरनून सर, रश्मि शक्ति, दीपा पाल, गुड आफ्टरनून सर जी। बिल्कुल गायत्री, आपका कमेंट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट को, ठीक है। जमीन से निकालने के लिए जो विभाग उसका नाम क्या है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और ये यूपीपीसीएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा है क्या कि ASI जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, किस मंत्रालय के अधीन, तो लिख लेना संस्कृति मंत्रालय। क्या लिखोगे, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो राम जन्मभूमि का जो मामला था अयोध्या का ना, इसी के रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, फैसला दिया था मेरे दोस्तों, क्या दिया था, फैसला दिया था। तो इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिर्फ जानकारी इस साक्ष्य से, पुरातात्विक साक्ष्य से, इसी वजह से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती अगर इनकी कोई लिखित दस्तावेज हम पढ़ पाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने लिखा है मेरे दोस्तों, लेकिन इन्होंने जिस लिपि का यूज किया है ना, जिस स्क्रिप्ट का यूज किया है, आज तक इस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए, आज तक इस स्क्रिप्ट को, लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। शायद अगर हम इस लिपि को, इनके द्वारा लिखी लिपि को, साहित्यिक स्रोत को हम पढ़ पाते तो शायद इस सभ्यता के बारे में हमारे पास बेहतर जानकारी होती, बेहतर जानकारी धार्मिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, ऐसे मामलों में जब तक हमें लिखित दस्तावेज नहीं मिलेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के बैकग्राउंड। अब आइए बिल्कुल जंप करते हैं कहां पे, टॉपिक के ऊपर, तो अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले सिंधु घाट, जैसा कि आप सब अच्छे से जानते हैं, इसका पतन हो चुका है। पता कब चला, 1921 में। और आप अच्छे से मैं बता दूं आप सबको कि भारत के इतिहास को खोजने का, ढूंढने का कार्य हिंदुस्तानियों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने किया था, ठीक है, अंग्रेजों ने। एक अंग्रेज विद्वान थे सर विलियम जोन्स, लिखना सर विलियम जोन्स। इन्होंने भारत के इतिहास, अतीत के बारे में जानने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की कलकत्ता में। सोसाइटी की स्थापना की, इसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। भारत के इतिहास को जानने के लिए कि भारत का अतीत में, पास्ट में किस किस प्रकार की कला थी, संस्कृति थी, राजनीति थी, इसे जानने के लिए सबसे सर्वप्रथम एक समाज की स्थापना की गई। इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये कलकत्ता में किया गया था। डेट लिख लेना 1784, 15 जनवरी 1784, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा ये पूछता भी है, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने, और ईयर भी पूछ लेता है। तो लिख लेना इसको, ठीक है, लिखते भी रहना, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, जो भी करना है करते रहना, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए
अब आते हैं, बात करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की पता 1921 में चलता है, जिसका पतन हो चुका है। एक पिक्चर आई थी मोहनजोदाड़ो, आपने देखा होगा। उस पिक्चर के अंत में बाढ़ आती है और पूरा मोहनजोदाड़ो जो शहर था सुव्यवस्थित जा, वो क्या होता है, पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। अब ध्यान से बात को सुनना, क्या कि सबसे पहले 1826 में, लिखना, एक विद्वान था चार्ल्स मैसन, एक विद्वान था चार्ल्स मैसन। 1826 में इस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों का जिक्र किया। टीला मतलब क्या होता है, ये जमीन है ना, ये ऊपर से जो उठा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। हड़प्पा के टीलों का जिक्र किया सबसे पहले। ये क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के एमसीक्यू में भी करा रखा है, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों का जिक्र किया, लेकिन इसकी बातों पे किसी ने जो है भरोसा नहीं किया। इसकी बातों पे जो है, अनिल बिना, यश जी ओके, अनु सिंह ठीक है सर, ठीक है, चलो 1826, लेकिन इसकी बातों पे किसी ने जो है गौर नहीं किया, नजरअंदाज किया गया। अब बात आती है 1856 की, 30 साल बाद। ध्यान से देखना विकास कैसे हुआ, किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। 1856 में, ठीक है, एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके तहत दो ब्रिटिश इंजीनियर कार्य करते थे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अलेक्जेंडर कनिंघम के अंडर में दो ब्रिटिश इंजीनियर काम करते थे, जिन्हें हम ब्रंटन ब्रदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उन्हें हम ब्रंटन ब्रदर्स कहते हैं। दोनों भाइयों का नाम क्या था, एक का भाई का नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरे भाई का नाम था विलियम ब्रंटन। ये चीजें ना लूसेंट में नहीं लिखी है, बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, अच्छी अच्छी किताब तब आपको मिलेगा। ये विलियम ब्रंटन, देख लेना जाके किताब, लूसेंट सबके पास होगा, मैं जानता हूं लूसेंट सबके पास होगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के अंदर में दो ब्रिटिश इंजीनियर काम करते थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन दोनों को काम दिया गया, कैसा काम दिया गया, तो बेटा इन दोनों को काम दिया गया कि कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कराची से लाहौर तक जो है रेलवे लाइन बिछाया जाए। सर जी एमसीक्यू कहां मिलेगी, प्ले लिस्ट में मिलेगी, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। इन दोनों को काम दिया गया। क्या काम दिया गया मेरे दोस्तों, इनको काम दिया गया कि कराची से लाहौर, लगदी लाहौर दिया, गाना सुना है ना, कराची से लाहौर तक क्या बिछाने के लिए, रेलवे लाइन। ध्यान से मेरी बात को सुनना, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का पता चला है, बहुत एकदम अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। कराची से लाहौर के बीच में क्या बिछाना है, रेलवे लाइन बिछाना है। चलो बिछ रहा था, मजदूर थे, मजदूर काम कर रहे थे, काम बढ़ रहा था, यहां तक आते आते, ठीक है, यहां तक आते आते जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो कंक्रीट चाहिए, ठीक है, जैसा जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए कंक्रीट चाहिए वो घट जाता, क्या होता है, नहीं है, ठीक है, घट जाता है। तो जो विलियम ब्रंटन्स और जॉन ब्रंटन्स है, उन्होंने क्या कहा कि जब अब क्या होती है, कंक्रीट तो घट जाती है, तो उन्होंने कहा जब तक कंक्रीट नहीं आती तब तक जो है इस लाइन का काम रोक दिया जाता है। अब जो मजदूर थे जो कार्य कर रहे थे, मेरे दोस्त, ठीक है, उन्होंने कहा, उनका क्या है, दिन भर मजदूरी करेंगे तो रात को खाएंगे, दिन भर मजदूरी करेंगे तो रात को क्या करेंगे, खाएंगे। अब जॉन ब्रंटन विलियम ब्रंटन से क्या कहते हैं कि जब तक हमारे पास ये संसाधन उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम आगे कार्य नहीं करेंगे। तो मजदूरों ने कहा कि हम कुछ उपाय ढूंढते हैं। मजदूरों ने क्या कहा कि हम कुछ उपाय ढूंढते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मजदूरों ने क्या किया कि जो मजदूर थे थोड़ा सा इधर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे टीला देखा इनको, यहां पे इन्होंने क्या देखा, टीला। ये टीला किसका था, हड़प्पा का। तो मजदूरों ने क्या किया, देखा कि ये टीला है, इसको खोदते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो क्या हो सकती है, रेलवे लाइन बिछाने काम आ सकती है। जब इस टीले को इन्होंने, किसने, मजदूरों ने जब खोदना शुरू किया, एक्सकवेट करना शुरू किया, ओ माय गॉड, ठीक है, ठीक है, चलो मान लो यहां तक इन्होंने ब्रेक किया, तो यहां पे इनको बहुत सारे दबी हुई बहुत सारे क्या मिली, ईंट मिली, पक्की ईंट मिली, बर्न्ट ब्रेक्स मिला, दबी हुई मिली, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, जो मजदूर थे, यहां के ईंटों को निकाल करके और इसमें डालना शुरू कर दिया और रेलवे लाइन आगे बढ़ गया। तो जो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, उन्होंने कहा कि मजदूर ये ला कहां से रहे हैं,
तो उन्होंने देखा कि यहां पे एक टीला है, माउंड है, ठीक है, टीले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंड बोलते हैं, ठीक है। यहां पे इन्होंने देखा क्या क्या, यहां की से ईंटें निकालकर और यहां पे ये लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो दोनों भाई थे जॉन ब्रंटन विलियम टर्न्स, यहां की कुछ चीजों को निकाल करके किसके पास भेजते हैं? तो जिसके अंडर काम कर रहे थे, किसके अंडर काम कर रहे थे? अलेक्जेंडर कनिंघम के अंदर काम कर रहे थे। उनको कुछ जो है यहां की पुरातात्विक सामग्री भेजते हैं कि ये देखिए कुछ दबी हुई चीजें हैं, हमें मिला है, हो सकता है भारत के इतिहास से इसका कुछ लेना देना होगा। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस पे कोई खासा ध्यान नहीं दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस पे कोई खासा ध्यान नहीं दिया। यहां पे भी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास रुक गई। अब आगे चलते हैं, आगे बात आती है 1901, अब देखो थोड़ा सा एक डेवलपमेंट में बताता हूं। 1861 में भारत में पहली बार भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की, जिसे हम अभी मैंने क्या कहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI से हम शॉर्ट बोलते हैं। तो 1861 में पहली बार भारत के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, इसे शॉर्ट में ASI कहते हैं। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। अब जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था और 1862 में यहां से भारत के वायसराय के पद को छोड़ के गया था, क्योंकि 1858 में यही लॉर्ड कैनिंग क्या बन गया था? भारत का वायसराय बन गया था, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया भी है। 1862 तक ये इसका शासनकाल का टाइम है। 61 में स्थापना हुई है इसकी, 62 तक कैनिंग रहा है। तो किसके शासनकाल में हुआ इस ASI की स्थापना? तो लॉर्ड कैनिंग की, ठीक है। और इस विभाग के जो महानिदेशक हुए, पहले महानिदेशक, लिख लेना, ये सब पूछता है। महानिदेशक जो हुए पहले, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक मेरे दोस्तों, ठीक है, वो बनता है कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। वही अलेक्जेंडर कनिंघम जिसने हड़प्पा के टीलों के अवशेषों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। इसे लिख लेना, बहुत बार पूछता है, ठीक है, ओके, लिख लेना ये सारी चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं। इसने में ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ू मैं, ठीक। बात आती है 1920-21 की। ASI के डायरेक्टर जनरल DG बनते हैं जॉन मार्शल। अब देखो यहां से खुलेगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का राज। जॉन मार्शल, तो 1920-21 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन बनते हैं? जॉन मार्शल बनते हैं। और इनके अधीन में 2 भारतीय काम करते हैं, ध्यान से सुनना। इनके अधीन में 2 भारतीय काम करते हैं। एक का नाम है दयाराम साहनी और दूसरे का नाम है राखल दास बनर्जी। अब देखो होता क्या है, जॉन मार्शल थोड़ा सा भारत के इतिहास को लेकर के इंटरेस्टेड थे, ठीक है, जानना चाहते थे कि भारत के अतीत में वो कौन सी घटनाएं जो है घटी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने पिछला इतिहास उठा के देखा। कहां से? चार्ल्स मैसन से, अलेक्जेंडर कनिंघम से, कराची से लाहौर तक के रेलवे लाइन को, सारा जो है विकास क्रम को उठाकर देखा। और उसके बाद इन्हें लगा किसे? जॉन मार्शल को, कि भारत के इतिहास में कुछ ना कुछ जो है छिपा है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जॉन मार्शल ने अपने दोनों कमांडर को कहा क्या, कि जाओ पता लगाओ क्या है वो चीज। तो होता क्या, दयाराम साहनी राखल दास बनर्जी एक्टिव हो जाते हैं। और इसी क्रम में दयाराम साहनी ने क्या किया मेरे दोस्तों? 1921 में, भाई आवाज नहीं, 1921 में किसकी खोज कर डाली? हड़प्पा की। और राखल दास बनर्जी ने ठीक इसके 1 साल बाद 1922 मेरे दोस्तों किसकी खोज करी? मोहनजोदाड़ो की, जिसपे पिक्चर बनी है। मोहनजोदाड़ो जिसपे पिक्चर बनी है, ऋतिक रोशन ने एक्टिंग किया है। यहां तक बात समझ में आई? यहां चल के खोज होता है। जैसे ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों को अच्छे से खोद करके वहां के चीजों को निकाल करके एग्जामिन करना शुरू किया, जांच करना शुरू किया, तो जॉन मार्शल ने कहा क्या, कि ये जो चीजें मिल रही हैं कहां मिल रही हैं? तो सिंधु नदी के आसपास घाटियों में मिल रही हैं। सिंधु नदी के आसपास की घाटियों मिल रही हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था। और नाम क्या दिया था मेरे दोस्तों? सिंधु सभ्यता।
लिख लेना, पूछता है कि सबसे पहले किसने नामकरण किया था सिंधु घाटी सभ्यता का? जॉन मार्शल, जो एएसआई का डायरेक्टर जनरल थे, सिंधु सभ्यता नाम दिया था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन सबसे उपयुक्त नाम, सर्वाधिक मान्य नाम, सर्वाधिक मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम, सर्वाधिक मान्य नाम किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? देखो 3 नाम आ चुके अभी तक, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हड़प्पा सभ्यता। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग अभी तक पुरानी एनसीईआरटी, पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th में लिखा है, ठीक है, रविंद्र थापड़ ने, कि अभी तक 1500 जो है स्थल, अभी तक 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के, आईबीसी के 1500 स्थल जो है प्रकाश में आ चुके हैं। नाइस क्लास सर जी, थैंक्स राकेश पाल जी, यस ठीक है। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का डाटा, ठीक है। 1500 स्थल अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का पता चल चुका है मेरे दोस्तों, ठीक है। और इस 1500 स्थल में सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई थी, हड़प्पा की, इसी वजह से सर्वाधिक मान्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन 3 नाम आ चुके आपके पास, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, जो कि सर्वाधिक मान्य नाम है। लेकिन इसके साथ साथ 2 और नाम है, इस सभ्यता का 2 और नाम है। क्या? नदी घाटी सभ्यता। लिख लेना मेरे दोस्तों, जो चीजें बता रहा हूं कहीं मिलेगा नहीं, जल्दी खोजते रह जाओगे तभी नहीं मिलेगा। रिवर वैली सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं मेरे दोस्तों, क्यों कहते हैं? क्या अभी जैसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 स्थल अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, वर्तमान में और भी ज्यादा हो चुका होगा। नदी घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं इसको कि जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किसी ना किसी नदी के घाटियों पर ही वो सभ्यता स्थित है। की बात समझ आई? जितने भी स्थल हैं वो किसी ना किसी, चाहे वो रावी हो, चाहे ब्यास हो, चाहे भोगवा हो, चाहे घग्गर हो, ठीक है, किसी ना किसी नदी के घाटियों में ही स्थित है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? नदी घाटी सभ्यता भी है मेरे दोस्त, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा इसका एक और नाम है, 5वां नाम बता रहा हूं, 4 नाम बता चुका मैं, 5वां इसका नाम है आपका कांस्य युगीन सभ्यता। 5वां इसका नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसको क्यों कहते हैं? तो देखो, जैसा कि अभी मैंने कहा कि विश्व में सबसे पहले मनुष्यों ने जिस धातु का इस्तेमाल किया वो क्या है? तांबा। क्या है? तांबा, कॉपर, उसके बाद कांसा, उसके बाद लोहा। ये ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है मेरे दोस्तों, ठीक है। तांबा, कांसा और लोहा। कल की क्लास जब जिन्होंने लिया होगा, मेरा कल की क्लास मैंने जो लेक्चर लिया था वैदिक संस्कृति में, तो लोहा को लेकर डिस्कस किया था कि 1000 जो है ईसा पूर्व मिलता है, ठीक है, ये है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक और संस्कृति चली थी, ताम्र पसाड़ी, जिसमें तांबा के साथ साथ जो है पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इस सभ्यता के लोगों ने क्या किया? इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, याद रखना, इस सभ्यता के लोगों को आयरन की, लोहे की जानकारी नहीं थी। अब ये जो लोग थे खेती करते थे, और खेती करने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत, क्या चाहिए? मजबूत धातु चाहिए, औजार, धातु का औजार चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? मजबूत एक धातु चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? अब देखो, सबसे पहले क्या मिला था? तांबा। ठीक है, तो पहले से तो तांबा ऑलरेडी चली जा रही थी, पहले से नहीं मैं मर जाऊंगा, ऐसी हालत खराब है, ठीक है। पहले से तो तांबा ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है मेरे दोस्तों, पहले से तांबा ऑलरेडी चल रही थी। अब इनको खेती करने के लिए क्या चाहिए था? मजबूत टूल्स चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के खेतरी खदान, लिखो कहीं साइड पे, राजस्थान के खेतरी खदान से तांबा प्राप्त करते थे। क्या करते थे? तांबा। दूसरा लिखो, अफगानिस्तान से टिन लाते थे। ध्यान से बात को सुनना, राजस्थान के खेतरी खदान से तांबा प्राप्त करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और
अफगानिस्तान से टीन को लाते थे, दोनों को मेटालर्जी के प्रोसेस से पिघला करके एक दूसरे में डाल करके एक नई प्रकार की धातु बनाया। उसी धातु का नाम क्या है? कांसा। क्या है? कांसा। और इस कांसे का धातु सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है ना, वहां पे बृहत मात्रा में इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कांसा ब्रॉन्ज कैसे बना मेरे दोस्तों? एक कॉपर से, कॉपर का रासायनिक नाम क्या है? Cu, और टीन का रासायनिक नाम क्या है? Sn। कॉपर 80% और टीन 20%, दोनों को पिघलाया, कॉपर 80% टीन 20% मिला दिया, क्या बन गया? कांसा। लोहे की जानकारी तो थी नहीं इनको, दोनों को मिलाकर इन्होंने कांसा बनाया और इसी के हथियार और औजार बनाकर इन्होंने जो है सिंधु घाटी के आसपास खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया मेरे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही? ये हो गया। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई दिक्कत, कोई डाउट मेरे दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ी बेसिक बातें। अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है साइज, क्या बोलते हैं आपका, शेप, आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। इसे हम ट्रायंगुलर भी कहते हैं। आप कहोगे सर ये थोड़ा सा समझा, तो देखो ध्यान से मेरी बातों को। मैं एक रफली मैप बना के एग्जांपल लेता हूं। ये हो गया इंडिया, ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान, और ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, देखो जितने भी स्थल मिले हैं मैप पे क्या किया गया? ड्रॉ किया गया। मान लो कि एक स्थल यहां मिला, एक स्थल यहां, एक स्थल यहां, एक स्थल यहां, एक स्थल यहां, 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 और एक स्थल यहां, 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 यहां। ठीक है, और बीच में बहुत सारे स्थल। तो हुआ कि जहां जहां ये स्थल मिले हैं ना, मैप पे इसको ड्रॉ किया गया। लास्ट जहां जहां तक इसके स्थल मिले सिंधु घाटी सभ्यता के, ड्रॉ किया गया। ये आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसी वजह से कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। दूसरा आपका पूछे कि एरिया, टोटल एरिया क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्लास 11, देखो सारी बातें एनसीईआरटी मिल जाएगी। पढ़ना, देखो पढ़ोगे आप भी तो आप भी टीचर बन जाओगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पढ़ना कौन चाहता, बस सोचता है कि जो है आराम से चीजें मिल जाए मेरे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुजाकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, क्षेत्रफल कितना था अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, जो विश्व के जितनी भी सभ्यताएं हैं सबसे ज्यादा है ये मेरे दोस्त। ध्यान से बात को लिख लेना। हाँ, बात अलग है कि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता है। ठीक है, चलिए इसे लिख लेंगे। आई होप लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पेज। अब देखो बात करते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता चारों दिशाओं में कहां कहां तक फैली है। जो लोग मेरे क्लास को रेगुलर लेते हैं एमसीक्यू की, रात को 9 बजे, उनको पता होगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है, चारों दिशाओं में, यानी कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। देखो नॉर्थ में जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम स्थल है मेरे दोस्तों, वो है मांडा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और किस नदी? तो चेनाब नदी, ये भी लिख लेना, चेनाब नदी। ईस्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूरब वाला आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास पड़ता है। नदी कौन सा? हिंडन नदी। नदी कौन सा? हिंडन नदी। साउथ में मेरे दोस्त दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सी नदी? परबरा नदी। कौन सी नदी? परबरा नदी। और मेरे दोस्त वेस्ट में जो है सुतका गैंडोर। ठीक है, सुतका गैंडोर जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। और कौन सी नदी? दशक नदी। लिख लेना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का चारों दिशाओं में अंतिम विस्तार है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आलमगीरपुर वाला है, इसे लिख लेंगे आप। इसे आप लिख लेंगे एक बार।
आई होप लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत सारे स्थल मिले हैं। अब थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट स्थल है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, चौहदड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला, बनावली से क्या मिला, राखीगढ़ी से क्या मिला। ये चीजें बताने से पहले मैं चाहता हूं कि एक चीज और बताऊं आपको। क्या, देखो इसमें बताने को बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप सबको एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि ये सब जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता जो कहा जाता है सो कॉल्ड, ठीक है, ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, क्या सच में बोरिंग आपको लग रहा है? ठीक है, एक बार ही कंफर्म कर देंगे, ठीक है, नोटेड। ओके, थैंक्स। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 फेज हैं। कितने फेज हैं? 3 फेज। एक है आरंभिक फेज, एक है मैच्योर फेज, एक है अर्ली फेज, सॉरी लेटर फेज। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, कोई भी सभ्यता जब बनती है ना बेटा, ठीक है, उसकी एक आरंभिक अवस्था होती है। यानी कि जैसे पेड़, जो वृक्ष है, अचानक से बड़ा नहीं हो जाता, पहले उसमें बीज डाला जाता है, वो बीज धीरे धीरे अकुर अकुर के एक वृक्ष का रूप धारण करता है, ठीक है, और एक समय के बाद वो वृक्ष डेड हुई हो जाता है समय के बाद। बिल्कुल वही सिंधु घाटी सभ्यता के साथ अप्लाई करना। देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण है। कितने चरण है? 3 चरण। पहले को बोलते हैं हम क्या? अर्ली हड़प्पा फेज। अर्ली हड़प्पा फेज, हिंदी वाले बेटा लिख लेना प्रारंभिक हड़प्पा चरण। दूसरा क्या है? मैच्योर परिपक्व हड़प्पा फेज। मैं ऐसे कर देता हूं, समझ गया ना, ठीक है, इसको लिखना हिंदी वाले परिपक्व हड़प्पा चरण। और तीसरा लेटर हड़प्पा फेज, ठीक है। 3 चरण है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ये बीज हो गया, ये क्या हो गया? एक तरीके का बीज हो गया। दूसरा क्या है? ये फल देने लगा, ये बीज जो है अब वृक्ष बन के फल देने लगा। और ये क्या है? अब फल देने के बाद एक समय के बाद इसकी क्या हो रही है? मृत्यु। क्या हो रही है? मृत्यु। बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, जो मैच्योर परिपक्व है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इस टाइम पे क्या था? चरमोत्कर्ष पे था। क्या था? चरमोत्कर्ष पे था। इसमें 7 शहर की संज्ञा दी गई है, बस 7 ही शहरों को संज्ञा दी गई है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैच्योर फेज है, इसमें जो स्थल है ना उसकी साइज बहुत ही लिमिट है, और एनसीईआरटी में लिखा है कि मात्र 7 शहर ही परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं। वो कौन कौन सा है? गुड आफ्टरनून आशीष रंजन, गुड आफ्टरनून। आपके पढ़ाने से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू गायत्री, बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री, ठीक है। 7 शहरों की संज्ञा मिली है क्या? सिर्फ मैच्योर में। वो 7 शहर कौन कौन सा है? लिखो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो जो है ना लगभग 480 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, उसके बाद लोथल, उसके बाद बेटा कालीबंगा, उसके बाद बेटा बनावली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक हो गया आपका धौलावीरा। ये वो 7 शहर है जिसमें किसमें काउंट होता है? मैच्योर। पूछ देगा, किसी एक को उठा करके डाल देगा, 7 में से किसी एक को उठाएगा और डाल देगा, और पूछ लेगा कि ये तीनों फेज में से, सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों फेज में से किस अवस्था से गुजरा है? किस अवस्था से गुजरा है? बात समझ में आ रही है ना? कोई भी उठा के डाल देगा। इस वजह से आपको 7 के 7 याद करने हैं, लेकिन वही लोग याद करेंगे जिनको यूपीएससी का एग्जाम देना है, जिनको यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है। वनडे छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं इसके औकात नहीं है पूछने की। बात समझ में आ रही है? अब देखो तीसरा क्या है? लेटर फेज वाला, यानी कि जो जहां पे सभ्यता क्या हो रही है? मृत्यु के स्थान पे जा रही है। ये सभ्यता जो है क्या जा रही है? मृत्यु के कगार पे जा रही है। 2 स्थल ऐसे हैं मेरे दोस्तों जिन्होंने तीनों फेज को देखा है। क्या? तीनों फेज को देखा है। ध्यान से बात को सुनना और लिखना। 2 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता कैसे हैं जिन्होंने इन तीनों फेज को देखा है? दोनों कौन है? तो लिख लेना तीनों फेज को, ठीक है। एक हो जाएगा धौलावीरा और दूसरा हो जाएगा राखीगढ़ी। बेटा बहुत डीप पे जाके पढ़ाया है मैंने, बहुत डीप में जाके पढ़ाया है, बहुत डीप में, ठीक है। कहीं जाके ढूंढ लेना, चीजें नहीं मिलेगी इतनी आसानी से, ठीक है। और समझाने का तरीका अकॉर्डिंगली एकदम चल रही चीजें। तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों चरण को देखने वाले 2 स्थल हैं, एक धौलावीरा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारे इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारे इसको।
ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब आते हैं, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों का जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वास्तिक कहां से मिला, ताबूत कहां से मिला, शिवलिंग कहां से मिला, मातृदेवी की मूर्ति कहां से मिली, ये सारी बातें करते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालना, आप क्या हेडिंग डालना कि सम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। पहला बात करते हैं हड़प्पा की, क्योंकि सबसे पहले खोजा किसको गया था, सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया, हड़प्पा। कब खोजा गया, 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया, दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जैक्ट लोकेशन, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इसका वर्तमान नाम क्या है, किसका, हड़प्पा का। हड़प्पा का वर्तमान नाम क्या है मेरे दोस्तों, लिख लेना, माउंट गोमरी। क्या है मेरे दोस्तों, माउंट गोमरी, गुमरी 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 गुमरी। वर्तमान नाम क्या है, माउंट गोमरी। किस देश में पड़ता है, पाकिस्तान में। किस देश में पड़ता है, पाकिस्तान में। कौन से पाकिस्तान के राज्य में पड़ता है मेरे दोस्त, पंजाब में। आपको सर पंजाब में पाकिस्तान कहां से आ गया है, बेटा जब देश की आजादी हुई थी ना, तो जो पश्चिमी पंजाब है ना, वो जो पश्चिमी पंजाब है ना, वो पाकिस्तान को बंटवारे में दे दिया गया था, और जो पूर्वी पंजाब है ना, वो हिंदुस्तान को मिला था। बात समझ में आई, आई आई या नहीं आई, ठीक है। दूसरा, ये पाकिस्तान के पंजाब राज्य के किस जिला में है, कौन सा, हड़प्पा। तो लिख लेना साहिवाल। क्या लिखोगे बेटा, साहिवाल। और जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक स्थल किसी न किसी नदी के घाटी में स्थित है, तो ये भी किसी न किसी नदी के घाटी पे स्थित होगा ना। तो नदी की घाटी कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्तों, रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी। लिख लो इसको ध्यान से, लिख लो इसको ध्यान से। राकेश राजपाल, मस्त क्लास सर जी, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो, लिख लिया ना, चलिए इसको हटाता हूं मैं इतना दूर। जब इस जगह की खुदाई की गई, एक्सकवेशन किया गया, किसका बेटा, हड़प्पा का, तो यहां से क्या क्या चीज मिला, और वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछने की हैसियत रखता होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्या पाया गया, फाउंड। देखो अब ध्यान से मेरी बातों को सुना। जैसे कि स्टार्टिंग मैंने कहा था कि इनकी सिंधु घाटी सभ्यता का मूल्य और इनके आदर्श आज भी जीवित हैं, और इनकी चीजों को हम आज भी यूज करते हैं। ध्यान से एक चीज को देखना, आपको पता चल जाएगा। पहला चीज क्या मिला, क्या बोलते हैं इसको बेटा, स्वास्तिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको स्वास्तिक कहते हैं। क्या आज भी, ठीक है, हम स्वास्तिक का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं। सोच लो, एक सभ्यता इतनी वर्षों पुरानी, लाखों वर्षों पुरानी, जिसका पतन हो चुका, उसकी चीजों को हम आज भी क्या करते हैं, यूज करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन पूछा है क्या यूपीपीसीएस में, कि जो स्वास्तिक है, ये स्वास्तिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, किस देवता की आराधना के लिए करते थे, तो याद रखना, भगवान सूर्य। दूसरा चीज क्या मिला, ये पहला डाल दो। दूसरा चीज क्या मिला है, ताबूत। इंग्लिश वाले लिखना कफिन ब्यूरियल। क्या आज भी ताबूत, ताबूत किसे कहते हैं, लकड़ी का वो बॉक्स जो मरने के बाद उसमें दफनाया जाता है, लकड़ी का वो बॉक्स देखा है आपने ना। तो ताबूत, ये लोग भी, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी, इनके जो लोग मरते थे, प्रॉपर दाह संस्कार किया जाता था। इस लकड़ी के ताबूत में डाल करके, ढक करके, जमीन के नीचे इसे क्या के दफनाया जाता था। देखो ये मरने वाले लोगों के साथ भी इनका क्या था, एक अच्छा संबंध था, एक अच्छे से ट्रीट करते थे। इसीलिए वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, सभ्यता। सभ्यता मेरे दोस्तों, ताबूत। तीसरे के लिए मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। तीसरे के लिए मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। हाँ, तीसरे के लिए मैं आपको चाहूंगा एक फोटो दिखाऊं। देखो तीसरा एक मिला है आपका ग्रेट ग्रेनरी, जिसे हिंदी में अनाज का कोठार कहते हैं। अनाज का कोठार कहते हैं, या धान्यागार भी कहते हैं, धान्यागार भी कहते हैं, या अन्नागार भी कहते हैं। देखो यही अंतर है इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी में यही अंतर है मेरे दोस्तों, कि इंग्लिश में एक वर्ड काफी है और हिंदी में उसी का बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब मामा हो, मामी हो, फूफा हो, चाचा हो, ताऊ हो, सबके लड़के के लिए
इंग्लिश में कजन शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है, लेकिन संस्कृत भाषा में बेटा सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। हिंदी में भी अलग अलग, फुफेरा बेटा, फुफेरा भाई, चचेरा भाई सब बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर ऐसे बोल के निकल लेते हैं चुपचाप, ठीक है। ताबूत बिल्कुल सही। तो इमेज दिखा रहा हूं, देखो कहां से, तो हड़प्पा से। हड़प्पा से ग्रैनरी मिली है, अन्नागार मिला है बेटा। साइज लिखना जरूर, जिसकी लेंथ क्या है 15.23 मीटर लेंथ लंबाई, और जिसकी चौड़ाई क्या है 6.9 मीटर। ये डाटा एनसीईआरटी की है, मेरी नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी की है, ठीक है। कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो इसकी लंबाई है 15.23 मीटर और चौड़ाई क्या है 6.09 मीटर। अब ध्यान से देखो मेरी बात, हड़प्पा में जो ये ग्रेनाइट, पहले कहते किसको, पहले इसको बताओ, ग्रेनरी कहते किसके हैं, ठीक है। आप गांव में जो लोग होंगे, मैं भी गांव से हूं, ठीक है, मैंने भी खेती वेती कराई, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे गांव के घर में, आपका नहीं पता, मैं बता रहा हूं, मेरे गांव के घर में मैंने देखा था, एक रूम था, उस रूम में मैंने देखा था कि मिट्टी के इतने लंबे और इस तरीके से चौड़े, ठीक है, चौड़ा इतना, ठीक है, और लंबा, ठीक है। उसमें मैंने देखा था कि एक था उसमें चावल रखी थी, एक मैंने देखा मिट्टी का बर्तन था जिसमें आटे रखे थे, एक में गेहूं रखा था, और ऊपर से ढकने के लिए एक मिट्टी का ही गोल सा ढक्कन हुआ करता था। बेटा वही है, क्या बोलते हैं, धान्यागार। और कोई गांव से हो तो बताना। बिल्कुल यहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता था सर, ठीक है, वो अनाज इकट्ठा करने के लिए था, ठीक है बेटा, ठीक है, ये सही है। लेकिन हड़प्पा से जो क्या है, ध्यान से मेरे सुनना, दो पंक्ति में, ठीक है, जो है अनाज का कोठार मिला है। देखो दो पंक्ति कौन सा, इमेज को ध्यान से देखना। एक पंक्ति बेटा ये है, और दूसरी पंक्ति बेटा ये है, और बीच में क्या है, रास्ता, बीच में क्या है, रास्ता है। दो पंक्ति है और एक पंक्ति में 6 धान के कोठार है, 1 2 3 4 5 6। यहां बड़ा इमेज देखो, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि दो पंक्ति में, ठीक है, ठीक है, 12, कुल कितने हो गए धान कोठार, ग्रेनरी कितनी होगी अनाज का कोठार, 12। एक पंक्ति में 6 और दूसरी पंक्ति में 6, ठीक है, मिले हैं। बेटा याद रखना, ये सारी चीजें जल्दी नहीं मिलेगी, चीज सही बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक दूसरे के लिए भी इमेज दिखाना चाहूंगा मैं आपको। एक और चीज क्या मिला है, शिवलिंग मिला है। शिवलिंग आप देखिए, हड़प्पा से कहां से मेरे दोस्तों, हड़प्पा से शिवलिंग मिला है। क्या मिला, शिवलिंग। इसकी इमेजेस यहां पे, ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये रियल इमेज है शिवलिंग का। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शिवलिंग की पूजा करते थे। आगे चल के ऋग्वेद में बेटा लिखा क्या है कि आर्य ने लिखा है कि भारत के लोग जो अनार्य हैं ये लिंग की पूजा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लिंग की पूजा। आई होप आप समझदार होंगे, ठीक है। बाद में आगे चल करके यही जो शिवलिंग है ये आगे चल के महादेव के लिए पूजा जाने लगा और इसका बृहद पूजा किया जाने लगा मेरे दोस्तों, ठीक है, आगे चल के बृहद पूजा किया जाने लगा, ठीक है। आइए अब आते हैं अपने यहां पे, ताबूत हो गया, वो सारी चीजें मैंने दिखा दिया। काजल मिला है, यहां से सोच लो, काजल मिला है। इस टाइम पे लोग काजल इस्तेमाल करते। नटराज की मूर्ति और मेकअप बॉक्स, बेटा मेकअप बॉक्स, सिंगार बॉक्स, ठीक है, मेकअप बॉक्स। सोच लो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लड़कियां, मेकअप बॉक्स आप अच्छे से जानते हो ना। अगेन जो गांव के लोग हैं, हमारे यहां जब शादी होती है तो जो लड़की आती है ना, तो अपने साथ एक रेड कलर का बॉक्स लेके आती है, जिसमें उसका लिपस्टिक होता है, पता ना जो भी होता होगा, ठीक है, जो भी होता है, सजने धजने की सामान होती है उसके अंदर, ठीक है। वही मेकअप बॉक्स सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। यानी कि अब सिंगार बॉक्स है तो मर्द तो करते नहीं होंगे, करता कौन होगा, महिलाएं करती होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो सोच लो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो महिलाएं थी वो भी सजने धजने में भरोसा करती होंगी। यहां तक कि जो है चहुदड़ो एक स्थल है, वहां से लिपस्टिक मिला है। क्या मिला है, लिपस्टिक मिला है, ठीक है। तो सजने धजने का कार्य करती है। और सोच लो कि उस समय पर महिला सजती धजती थी और आज भी सजती धजती है। कौन कौन सी जो लड़कियां इसमें सजती धजती हैं, एक अनु है, वो भी सजती धजती है, एक गायत्री है, ये भी सजती धजती रहती है, और वह पता नहीं, 2 लोगों का पता है मुझे, ठीक है। ये है मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर बैलगाड़ी, तो ये थी यहां से प्राप्त चीजें, ठीक है। टाइम होता तो मैं जो है आगे जो है और भी चीजें बताता आपको।
सर आपने देखा है क्या ये सब? देखा? किसी क्लास है अगेन लास्ट नेक्स्ट? किसी क्लास है? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही डेप्थ में मैंने पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, बहुत आप देखना, जाके किताब खोलना, जो भी किताब आपके पास होगा, जो भी मैंने डीप में पढ़ाई है चीजें, वो आपको जल्दी आसानी से बेटा नहीं मिलेगी। आई होप जो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हम अब आपकी नेक्स्ट क्लास है शायद केमिस्ट्री के, तो मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप करें, अटेंड करें, अच्छे से अटेंड करें। और देखता हूं रात की बहुत जल्द करंट अफेयर की मेरी क्लास आने वाली मेरे दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर की सुबह 6 बजे। हाँ, अभी प्रिंस सर आएंगे, बंद मत करो ना, प्रिंस सर आएंगे, केमिस्ट्री लेंगे। और बहुत जल्द यानी कि हमारे डायरेक्टर सर की शादी के बाद 26 तारीख की शादी है, झांसी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, झांसी जा रहे हैं। और उसके बाद जो है मैं करंट अफेयर सुबह के 6 बजे कंटिन्यू लेकर के आऊंगा, तैयार रहना आप सभी। ठीक है, ये अनु सिंह ने क्या लिखा है? गाली तो नहीं लिख दिया अनु? अनुआ गाली तो ना लिख दिली ना?